डायलॉग विथ मॉन्क की श्रृंखला में आज का विषय रखा गया है हार्मनी इन द फैमिली। परिवार के अंदर सौहार्द कैसे रहे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और लगभग आप सब लोगों से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति परिवार में रह रहा है तो उससे कनेक्टेड टॉपिक है और उस टॉपिक को वो बोल रहा है जिसने परिवार छोड़ दिया। जो परिवार में रहे वो बताए कि परिवार में कैसे रहना चाहिए तो समझ में आए, पर जो परिवार को छोड़ दे वो बताए कि परिवार में सौहार्द कैसे रहे। ये अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट बात है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो आदमी भीतर होता है उसे सब कुछ दिखाई नहीं देता, जो बाहर से देखता है उसे बहुत कुछ दिखाई देता है। आप लोग देखते हैं अपने एक परिवार को, दो परिवार को, 20 परिवार को, और चूंकि हम लोगों का संबंध सभी के साथ में होता है तो हजारों परिवारों को हम लोग बहुत नज़दीक से देखते हैं, तो पता चलता है कि परिवार में सौहार्द कैसे रहा जा सकता है। दूसरी बात कि आप लोग जिस परिवार में रहते हैं वो एक छोटा परिवार है। पहले तो फिर भी संयुक्त परिवार होता था, जॉइंट फैमिली, जिसमें दादा के भाई, उनके भाई भी साथ में रहते थे। एक ही चौके में 25, 30, 40 आदमी का होना बहुत कॉमन था। अब तो यदि रहना हो तो शौक लग जाए या फिर 5-10 डाइवर्स हो जाएंगे उसी एक साल में। तो इतनी छोटी फैमिली हो गई जिसमें 2 से 6 मेंबर के बीच की फैमिली की यूनिट हो गई। तो आपका एक छोटा परिवार है और हम लोग जो साधु साध्वियाँ रहते हैं तो हम लोगों के परिवार में तो आज भी 30, 40, 50, 100, 200, 500 साधु साध्वियाँ साथ रहते हैं। आप लोगों के परिवार में एक ब्लड रिलेशन है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, एक दूसरे के जीन्स भी कॉमन होंगे। और जो साधु साध्वियाँ रहते हैं तो कोई राजस्थान के, कोई गुजरात के, कोई हरियाणा, कोई उड़ीसा, कोई कोलकाता, फिर भी वो प्रेम से कैसे रह सकते हैं। सो वो जो फार्मूला है सौहार्द का, हार्मनी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो वो फार्मूला जो हम लोग साथ में रहते हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले एक छोटे से गीत का संगान करना चाहूँगा जो परिवार के ऊपर ही बना हुआ है। आप सब लोग भी साथ में गा सकते हैं, बहुत सिंपल है। हिल मिल कर के बड़े प्रेम से रहना ही परिवार है। हिल मिल कर के बड़े प्रेम से रहना ही परिवार है। एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है। एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है। हिल मिल कर के बड़े प्रेम से रहना ही परिवार है। एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है। जहाँ बड़ों का आदर हो, छोटों को हरदम प्यार मिले। जहाँ बड़ों का आदर हो, छोटों को हरदम प्यार मिले। कभी न हो आंसू आँखों में, मुख मुख पर मुस्कान खिले। तज कर निंदा सदा गुणों को, तज कर निंदा सदा गुणों को कहना ही परिवार है। एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है। तिनके अलग पड़े हैं तो वे कचरा कहलाते। तिनके अलग पड़े हैं
तो वे कचरा कहलाते। जुड़ते जब एक धागे में कचरा बुहारने लग जाते। एक दिशा में एक धार में, एक दिशा में एक धार में बहना ही परिवार है। एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है। हिल मिल कर के बड़े प्रेम से रहना ही परिवार है। एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है। मेरा हित सबका हित है, सबके हित को अपना माने। मेरा हित सबका हित है, सबके हित को अपना माने। सुख में दुख में संघर्षों में जुड़े रहे ताने बाने। तुच्छ स्वार्थ की दीवारों का, तुच्छ स्वार्थ की दीवारों का ढहना ही परिवार है। एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है। हिल मिल कर के बड़े प्रेम से रहना ही परिवार है। एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है। एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है। तो जैसा कि गीत में बताया गया, एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है। हिलमिल करके बड़े प्रेम से रहना ही परिवार है। परिवार वह इकाई होती है जहाँ पे सब व्यक्ति मिलकर के एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे को सहयोग देने के लिए तत्पर होते हैं, वो परिवार होता है। और चूंकि अपना परिवार एक संस्कारी परिवार है, धार्मिक परिवार है, तो जो धार्मिक परिवार होगा, संस्कारी परिवार होगा, उसके परिवार में भी धर्म और संस्कार का महत्व रहना चाहिए। क्योंकि यदि परिवार में धर्म होगा तो परिवार सुखी होगा, और परिवार में यदि धर्म नहीं होगा तो वो परिवार दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म क्या है? हमने अनेक बार चर्चा की, धर्म वह है जहां पे शांति है, धर्म वह है जहां संयम है, धर्म वह है जहां एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, नफरत, घृणा की भावना न हो, किसी दूसरे को दुख न देना दया है, और वह दया की प्रवृत्ति धर्म है। तो ये चीजें तो परिवार में भी होनी चाहिए कि हम हिलमिल करके प्रेम से रहें। तो जहां प्रेम से रहना होगा तो वहां पे एक दूसरे की बातों को सहना भी होगा। दो व्यक्ति साथ में रहते हैं तो कभी कभी मनमुटाव की स्थिति आ ही जाती है। मनमुटाव न भी हो तो मतभेद की स्थिति आती है, मेरा विचार कुछ है, आपका विचार कुछ है। तो जहां पे चार आदमी है, चार दिमाग है, तो वहां पे चार तरह के विचार हो सकते हैं, बट वो मतभेद मन भेद में कन्वर्ट न हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मत अलग अलग हो सकते हैं पर मन सबका एक से दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हम जो साधु साध्वियां साथ में रहते हैं, तो हम लोगों के परिवार में एक हायरार्की होती है, एक ग्रुप लीडर होता है और उनके साथ में वो ग्रुप रहता है, और ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं, और उन सब ग्रुप का संबंध है कि हम सब एक गुरु के शिष्य हैं। तो एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं तो सब मेरे गुरु भाई हैं। तो गृहस्थ में तो मेरे एक भाई था, यहाँ पे मेरे 150 पौनी 200 भाई हैं, तो मेरा परिवार कितना बड़ा हो गया। और जहाँ पे मुझे ये फीलिंग आ जाए कि सामने वाला मेरा भाई है,
तो उसका बुरा तो मैं कर ही नहीं सकता। यदि मेरे मन में भ्रातृत्व है, तो यदि मेरे मन में धर्म है, तो मैं उसका बुरा तो कर ही नहीं सकता। उसका क्या, मैं किसी का भी बुरा नहीं कर सकता, उसका तो करने का सवाल ही नहीं। तो एक दूसरे के सहयोग के लिए हर समय हर साधु साध्वियां तत्पर रहते हैं, तो इससे आपस की बॉन्डिंग बढ़ती है। साधु साध्वियां साथ में रहते हैं तो उनका आपस का प्रेम भी बहुत है। जैसे मैं जिस ग्रुप में मुनि श्री ऋषभ कुमार जी स्वामी के साथ हूं, तो मुझे आज लगभग उनके साथ में 32 साल होने वाले हैं। मुझे आचार्य श्री ने ग्रुप लीडर बना दिया, फिर भी मैं उन्हीं के साथ हूं, क्योंकि हमारा एक परिवार है, ये एक आध्यात्मिक परिवार है। और इस परिवार में भी इतने प्रेम से रहते हैं कि कोई अलग होने का सोचता नहीं है। व्यक्ति का अलग रहना, दो भाइयों का अलग रहना या दो दादाओं की फैमिली अलग हो गई, ये एक व्यवस्था है, इसमें कोई मनमुटाव नहीं है। ये एक व्यवस्था है कि जैसे जैसे परिवार बड़ा होगा वैसे वैसे उसका विस्तार होगा, अलग घर बनेंगे, अलग चूल्हे होंगे, अलग लोग आएंगे, बट परिवार का एकत्व प्रेम साथ में बना रहता है। उसके पीछे अनेक फैक्टर काम करते हैं। जैसे कि एक फैक्टर है, जहां बड़ों का आदर हो, छोटों को हरदम प्यार मिले। हर परिवार में आप देखेंगे तो इकाई अलग अलग है, एक बड़ा है, दूसरा उससे छोटा है, तीसरा उससे छोटा है। हमारे यहाँ पे एक ग्रुप लीडर होते हैं जो हो सकते हैं कि 60-70 इयर्स के हों, उनके साथ में दूसरे संत हैं जो 40s में होंगे, तीसरे हैं वो 20s के हैं या यंग हैं। आप लोगों की भाषा में कहूं तो दादा बेटा पोता, 3 जनरेशन तो साथ में रहती है। और तीनों जनरेशन के बीच में अब फर्क ये आ गया कि आजकल जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। तो इस जनरेशन गैप के बढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि छोटे बड़ों का आदर करना भूल जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये कुछ जानते ही नहीं है, अब तो पूरा जमाना चेंज हो चुका, ये कुछ नहीं जानते। तो ये कुछ नहीं जानते तो उनका रेस्पेक्ट कम है। बड़ा ये सोचता है कि इसने अभी तक दुनिया देखी नहीं, ये कुछ नहीं जानता, तो वो उसकी नहीं मानेगा, ये इसकी नहीं मानेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम होगी कि जहां पे बड़ा ये सोचता है कि मेरा जो देखने का तरीका है वो ही सही है, और छोटा ये सोचता है कि मेरा तरीका ही सही है, तो वहां तकलीफ हो जाएगी। अब आज मोबाइल के जमाने में यदि दादाजी जिद करके बैठ जाए कि नहीं घर में तो लैंडलाइन फोन ही चलेगा, तो मेरे ख्याल से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो नेसेसिटी बन गई, तो नई चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जो यंग लड़का है वो ये सोच ले कि मुझे तो सब कुछ मॉडर्नाइज करना है, तो पूरे घर को बर्बाद कर देगा। बड़ों का अनुभव और छोटों का नया ज्ञान, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो परिवार ठीक चलता है, क्योंकि दोनों के प्रति एक दूसरे के मन में, दोनों में एक दूसरे का रेस्पेक्ट है। तो हमारे जो बड़े संत हैं उनका अनुभव और जो छोटे संत हैं उनकी कर्मजा शक्ति, उनकी काम करने की कैपेसिटी एंड एबिलिटी, तो वो काम करेगी। अभी बॉम्बे चतुर्मास हो तो अलग अलग घरों में 10 तल्ला 20 तल्ला जाना है, कौन जाएगा? तो जो यंग होगा वही जाएगा। उनके जाने से श्रेय किसको मिलेगा? पूरे ग्रुप को। एक की मेहनत सबकी मेहनत है। और प्रवचन देने के लिए यदि बड़े महाराज व्याख्यान देंगे तो उनका अनुभव ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, तो उसका असर पड़ेगा, उसका लाभ किसको मिलेगा? छोटों को। तो छोटे और बड़े का कॉम्बिनेशन हमेशा सही होता है। जहां पे बड़ों का आदर हो और छोटों को प्यार मिले। छोटों को दिन भर डांटते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। गुरुदेव जब ओलंबा देते हैं तो उसके साथ में शाबाशी भी देते हैं। भीतर से हाथ रख के ऊपर से चोट चलती है तो वो मटकी तैयार होती है। किसी भी चीज का निर्माण करना है तो दोनों चीज साथ में चाहिए। यदि चोट नहीं होगी तो मटकी कच्ची रह जाएगी, केवल चोट होगी तो मटकी फूट जाएगी। तो इसी तरीके से घर में
बच्चों को तैयार करने के लिए दोनों चीज चाहिए, जहां बच्चों को डांटना भी हो और बच्चों को प्यार करना भी हो। डांटने का उद्देश्य तकलीफ देना नहीं है, डांटने का उद्देश्य उसकी बुराई को निकालना है। बट ये चीज बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि ये मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। तो भले के लिए बोल रहे हैं, उसका बोलने का तरीका डिफरेंट होता है। बहुत सी बार व्यवहार में या परिवार में हम किसी की भी किसी गलती को उसके नेचर के साथ जोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो नेचर के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत सी बार माँ बाप आते हैं, बोलते हैं महाराज मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, इसको आप थोड़ा समझाओ। आप लोगों को भी पूछूंगा तो आप लोग भी कुछ ना कुछ एक कंप्लेन अपने बच्चे के बारे में बता ही देंगे कि इसका बुद्धि बहुत अच्छी है पर पढ़ता नहीं है। और नहीं होता है तो बोलते हैं कि महाराज ये बहुत हाइपर है, इसको गुस्सा बहुत आता है, महाराज ये किसी की सुनता नहीं है। और ये चीज वो बच्चा कम से कम अपनी लाइफ में 100 बार सुन चुका, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये कंफर्म हो गया कि मैं जिद्दी हूं, मैं गुस्सा करता हूं, मैं कहना नहीं मानता, क्योंकि आपने उसके बिहेवियर को उसकी पर्सनालिटी के साथ जोड़ दिया। तो पर्सनालिटी के साथ जोड़ा तो प्रॉब्लम है, अब उसकी पर्सनालिटी वैसी हो गई। तो इसकी बजाय होना यह चाहिए कि हम उसको ये न बोले कि ये जिद्दी है, इसको ये कहा जा सकता है कि तुम कभी कभी जिद कर लेते हो, हमेशा तो जिद कोई नहीं करता। 365 डेज इंटू 24 आवर तो गुस्सा कोई भी नहीं करता। तो क्यों हम उसको गुस्सेल के एक लेबल लगा करके चिपका देते हैं? उसी को यदि सजेशन की भाषा में कह दिया जाए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उदाहरण देना चाहूंगा, मुनिश्री राकेश कुमार जी स्वामी थे जो बहुत ही विद्वान और बहुत ही व्यवहारिक संत थे। तो कोई संत व्याख्यान देने गए और उन्होंने वहां पे ग्रामर की मिस्टेक की या उनके भाषण में कुछ गड़बड़ी थी। तो उनका कहने का तरीका था सैंडविच टेक्निक। वो उनको बुलाए और बुला के बोला कि तुमने आज भाषण बहुत अच्छा दिया, तुम्हारा उच्चारण का लहजा बहुत अच्छा था, विषय का प्रतिपादन बहुत सुंदर था। तो सामने वाला का दिल हरा भरा हो गया कि महाराज ने मेरी प्रशंसा की, मुझे अच्छा माना। फिर बोला कि थोड़ा सा इसमें ग्रामर के जो मिस्टेक है इनको ठीक कर लो। गलती भी निकाल दी और ये नहीं कहा कि तुम्हारा ग्रामर गलत है, तुमको हिंदी नहीं आती। ये कहा कि तुम्हारे जो ग्रामर के मिस्टेक्स है इसको ठीक कर लो तो तुम्हारा भाषण और अच्छा हो जाएगा, वैसे तुम अच्छा बोलते हो। तो इधर में उसको प्रोत्साहित किया, बीच में उसको क्लीन किया और वापस से प्रोत्साहित किया कि तुम अच्छा बोलते हो। तो अब जो भी व्यक्ति होगा वो अपनी उस कमी को बहुत पॉजिटिव वे से ठीक करेगा और उन बड़े संतों के प्रति उसका रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा कि ये महाराज मेरे हैं, ये मेरे हित का सोचते। इतनी सी चीज को यदि हम फैमिली साइड में अडॉप्ट कर लें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि अपने बोलने के तरीके को ठीक करें। दूसरी प्रॉब्लम आती है, हम लोग भी एक परिवार में रहते हैं कि सामने वाला कोई बात बोलता है, उसे सुनना नहीं चाहते। उसको सुनने से पहले तो हम उसका सॉल्यूशन दे देते हैं, बिना समझे समझाने लग जाते हैं। ज्ञान तो हमें बहुत है। आपको एग्जाम्पल देखना हो तो आप आचार्य श्री महाश्रमण जी के पास जाओ, आपको पूरा सुनेंगे। आदमी अपनी मन की बात बोलता है, वो सुनते हैं बोलते नहीं है, बट सुन के ही सामने वाला हल्का हो जाता है कि गुरुदेव ने मेरी पूरी बात सुन ली। तो सुनना आर्ट है। आज के मॉडर्न बिहेवियरल साइंस में आर्ट ऑफ लिसनिंग करके पूरा कोर्स चलता है। पहले तो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग चलता था, बट अब कंपनियों में, कॉर्पोरेट्स में सिखाया जाता है आर्ट ऑफ लिसनिंग। सुनो, जितना सुनोगे वो अपने आप सामने वाला हील हो जाता है। और ऐसा हम आचार्य श्री महाश्रमण जी के साथ में बहुत सी बार देखते हैं। वो कहते हैं कि पहले इसको सुनो, ये कहना क्या चाहता है, इसकी बात को समझो, फिर उसको सॉल्यूशन देने की जरूरत है तो दो, नहीं तो मौन रहो।
बहुत सी बार आदमी को सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं होता है, वो सिर्फ बोलना चाहता है, अपने मन की गुबार निकाल रहा, निकाल लेने दो, कुछ मत बोलो, उसका मन हल्का हो गया, शांत हो गया, उसके गुबार को भीतर भी मत डालो और उससे निकलवा लो। आपने डाल दिया तो आप गुब्बारे बन जाओगे, फूल जाओगे, बिना मतलब परेशानी होगी, गैस भरेगा, वो भी मत करो, बस उसको सुन लो। एक लिसनिंग परिवार की कितनी सारी समस्याओं को सॉल्व कर देती है। बहनों की अक्सर कंप्लेन होती है कि ये सुनते नहीं है। सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे मतलब की बात नहीं है, इसलिए आदमी नहीं सुनता और वो अपनी दिन भर की रामायण सुनाना चाहती है। ये एक बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। तो यदि सिर्फ सुन लें, कुछ भी न करें, तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक अच्छा क्वेश्चन आया कि भी परिवार में सौहार्द रहे न रहे, इससे धर्म का क्या लेना देना है? भी महाराज को क्या मतलब है कि परिवार में झगड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका बहुत बड़ा संबंध धर्म के साथ है, क्योंकि धर्म तभी होगा जब परिवार में प्रेम रहेगा। यह का फंडामेंटल है। यदि फाउंडेशन वीक है तो धर्म हो नहीं सकता। कैसे बताता हूं आपको। दो भाइयों के बीच में झगड़ा है, तो झगड़ा बढ़ेगा, वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे। अब जब कोर्ट में केस जाएगा तो प्रेम रहेगा नहीं, दिन भर उनको झगड़ा करना है, एक दूसरे को नीचे गिराना है, ईर्ष्या रखनी है, वकीलों के साथ में झूठ बोलना है, उसको फंसाना है, उसको नुकसान करवाना है। ये सब क्या है? पाप। इन सब से क्या होगी? आत्मा मलिन होगी, कर्मों का बंधन होगा। तो कर्मों के बंधन को रोकना धर्म का काम है। तो परिवार में शांति रहेगी तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो परिवार में शांति रहेगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। यदि परिवार में शांति नहीं है तो आदमी धर्म कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि दिन भर की खींचातान है। और परिवार में प्रेम है तो पूरा परिवार साथ मिल बैठ करके धर्म करेगा। तो धर्म करने के लिए जैसे कहा जाता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर धर्म करने का पहला साधन है। शरीर धर्म नहीं है, बट शरीर से धर्म किया जाता है। वैसे ही परिवार में सौहार्द होगा तो धर्म बढ़ेगा। तो धर्म को बढ़ाने के लिए परिवार में सौहार्द जरूरी है, और परिवार में सौहार्द को बढ़ाने के लिए धर्म का होना जरूरी है। क्योंकि जहां धर्म होगा वहां साधु संत आपको बोलेंगे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, और यदि आपने अपना लिया 1% भी, तो उसका असर परिवार पे आएगा। प्रवचन सुना संवत्सरी का खमत खामना का कि मन में राग द्वेष की ग्रंथि रखना अनंतानुबंधी कषाय का कारण है। तो आपने क्या किया कि प्रभावित होकर के अपने भाई से, बहन से, पत्नी से, नौकर से, जिससे भी झगड़ा था उससे खमत खामना किया। तो धर्म था तो परिवार में सौहार्द बढ़ा। प्रवचन में आए और वहां आपने सुन लिया कि किसी को दुख देना पाप है, और कल तक जो परिवार में किसी को दुख देने की सोचते भी थे वो छूट गया। तो जहां धर्म है वहां परिवार में सौहार्द है, जहां परिवार में सौहार्द है वहां धर्म है। ये बहुत एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड टॉपिक है। इसलिए हमें परिवार में ये ध्यान देना चाहिए कि एक दूसरे की निंदा करने से बचना चाहिए। साधु साध्वियों को यह बताया जाता है और लेख पत्र में उनसे प्रतिदिन संकल्प करवाया जाता है, मैं किसी भी साधु साध्वी की अवर्णवाद नहीं करूंगा, मतलब उसके प्रति कोई झूठा आक्षेप नहीं लगाऊंगा, और यदि उसकी गलती जान पड़ी तो या तो उसे बताऊंगा या फिर आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को बताऊंगा। अब देखा जाए तो यह फैमिली इन हार्मनी का कितना बड़ा फंडा है कि आपको यदि किसी की गलती नजर आए तो उसको धीरे से एज अ सजेशन कह दो, न कि परिवार के 4 लोगों की गपशप में या जहां पे पूरे कजिन्स और इन-लॉज इकट्ठे हुए हो उनके बीच में एक ताना मारते हुए बोले तो परिवार टूटता है। और वही उसे ताना मारने की बजाय प्रेम से अकेले को बोल दिया जाए तो परिवार जुड़ता है। एक दूसरे के प्रति जितनी बातें करते हैं, यदि वो नहीं करेंगे तो करेंगे क्या दिन भर, ये समझ में नहीं आता कईयों को। तो गॉसिप
जितनी चलती है, बट बंधुओं एक याद रखो कि दुनिया बहुत छोटी है। छोटी इतनी है कि इतनी बड़ी दिखती है, पर दुनिया में ट्रैवलिंग बहुत फास्ट हो गया। न केवल प्लेन एंड ट्रेन, बट जो टॉक्स होते हैं, गॉसिप्स होते हैं, वो बहुत जल्दी ट्रेवल करते हैं। मैंने किसी संतों के बारे में किसी तीसरे संत को यदि कुछ कहा, तो मान के चलो कि आधे घंटे में, 1 घंटे में या 2 दिन बाद उस दूसरे संत को पता चल ही जाएगा कि मैंने तीसरे को ये कहा। तो मेरा रिलेशन का क्या होगा? पहले तो मैंने मेरा टाइम बर्बाद किया, मैंने पर परिवाद पाप का सेवन किया, तो आपको पाप भी लगेगा। उसके बाद में आपको कर्म तो लगे सो लगे, परिवार के रिलेशन बिगड़े, तो दूसरों की निंदा करना पाप, चुगली करना पाप। 18 पाप के नाम याद है किसी को? रतन जी को तो याद होगा, ये उपासक हैं, बताएं। आगे चले। राग द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद। कलह मतलब झगड़ा, परपरिवाद एक दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पैशून्य करना, अव्याख्यान करना। तो ये सब क्या है? कर्म बंधन के कारण है। इसको ठीक कर लो तो परिवार में सौहार्द है। तो धर्म और परिवार एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो जहां पे ये हो जाए कि मैं किसी दूसरे की बुराई से बचने का प्रयास करूंगा, अब सासू यदि बहू की बुराई करना बंद कर दे, या बहू सासू के बारे में बुराई करना बंद कर दे, तो घर के आधे झगड़े समाप्त। कारण क्या है कि बुराई करते हैं? आजकल डर के मारे नहीं करते, क्योंकि डर लगता है एक दूसरे का। छोटा सा परिवार है, वो भी छूट गया तो गए काम से। तो पहले से तो कंपैरेटिवली कम हुआ है। मुझे लगता है, या जितना सुनता हूं, कि आज से 25 साल पहले जब पूरी ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो जितने झगड़े होते थे उसके कंपैरिजन में कम हो गए, क्योंकि ऑप्शन नहीं बचा। अब तो नौकर से भी झगड़ा नहीं कर सकते, वो छोड़ के चला जाएगा, ऑप्शन नहीं है। तो मजबूरी में धर्म आ रहा है। कैसा ही आओ, धर्म तो आ ही रहा है। बहू को सासू बोल नहीं सकती, बहू नाराज हो गई तो एक ही बहू है और मुझे जिंदगी इसी के साथ गुजारनी है। वो स्वार्थ उसको झगड़े से रोकता है। यदि ये 4 बहुएं होती ना, तो 3 के साथ तो टनटनाट चलती चलती। अब एक ही बहू है तो चलती नहीं है, और बहू को भी पता है कि सास के साथ ही रहना है, क्योंकि बेटा एक ही है, छोड़ के तो जा नहीं सकते। तो एक दूसरे का कॉपरेशन बढ़ा है, एडजस्टमेंट बढ़ा है, एक दूसरे को सहन करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो एक दूसरे को सहन करना ही धर्म है, और जहां धर्म है वहीं परिवार में सौहार्द है। तो हम एक दूसरे के साथ में एडजस्ट होने के लिए एक दूसरे की निंदा करने की बजाय जो कमी है उसके बारे में उसे सजेस्ट करें, तो मुझे लगता है कि परिवार में सौहार्द रहेगा और जीवन में धर्म रह सकेगा। दूसरा पॉइंट है कि यदि हम सब अलग अलग हो जाएं, यूनिट बन जाएं, तो यूनिटी खत्म हो जाती है। अब एक फ्लैट में पूरा परिवार साथ में रहता है। जैसे जैसे परिवार बड़ा होगा, 2 भाइयों का परिवार हुआ, उनके बच्चे हुए, उनकी शादी हुई, तो अब 2 बेडरूम किचन में तो रहा नहीं जा सकता, तो ऑब्वियसली उनको अलग मकान लेना पड़ेगा। तो अलग रहना बुरा नहीं है। हम लोगों के भी जब साधु साध्वियों के ग्रुप बड़े हो जाते हैं, तो गुरुदेव किसी को ग्रुप लीडर बनाते हैं और एक ग्रुप और बन जाता है, बट दोनों ग्रुप, तीनों ग्रुप का प्रेम साथ में रहता है। जैसे आज भी हम लोग ऋषभ कुमार जी स्वामी के ग्रुप में 6 ग्रुप लीडर हैं जिनका आहार पानी एक साथ होता है। तो 6 ग्रुप के संत हम सब साथ में ही हैं, तो सब साथ में रहेंगे। 15-16 संतों का एक साथ ग्रुप चलता है, तो ऐसा तो नहीं है कि सब एक जैसे ही होंगे। कोई का नेचर डिफरेंट होगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई सुनेगा, बट आपस का प्रेम बना रहना चाहिए, उसका भी एक अलग आनंद है। तो जहां एक दूसरे के प्रति सौहार्द के भाव होंगे, तिनके तिनके यदि अलग पड़े हैं, तो हर तिनका अपने आप में कचरा है, और उन्हीं सब तिनकों को यदि बांध दिया जाए एक डोरी से, तो वो बन जाती है झाड़ू। जब झाड़ू से एक तिनका अलग होता है तो क्या बोलते हैं? कचरा।
और वही जब सारे तिनके इकट्ठे हो जाते हैं तो घोंसला बन जाता है। वही तो घर होता है जहाँ सारे तिनके एक साथ हो। वही तो झाड़ू होती है जो कचरे को बुहारती है, जहाँ सारे तिनके साथ हो। बट जब वो सारे तिनके एक ही डायरेक्शन में एक साथ में बहते हैं तो वो परिवार होता है, कचरा निकालता है। प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो सबको साथ में मिलकर के काम करना होगा। हम लोगों के यदि आहार ज्यादा हो गया, सपोज एक संत गोचरी गया और किसी के गोचरी जाने से उसने 10 फलके डाल दिए, 10 रोटी डाल दी, खाएगा कौन? तो अब 10 रोटी ज्यादा आ गई तो एक साधु तो 10 रोटी खा नहीं सकता। तो हम लोग 10 संत हैं तो बोलेंगे सबको एक एक दे दो, तो एक एक रोटी तो कोई भी ज्यादा खा सकता है। तो एक एक खाया, सबका काम हो गया और किसी पे मेहनत भी नहीं पड़ी। तो जहां पे ज्वाइंट फैमिली साथ में रहती है तो एक भाई बिजनेस देख लेता है, एक अकाउंट्स देख लेता है, एक घर परिवार की सिचुएशन देख लेता है, एक फ्री रहता है जो सोसाइटी में समाज में भी काम कर लेता है। तो कभी इस रोटेशन में उसका नंबर आ गया, कभी उसका नंबर आ गया, कोऑपरेशन मिलता है। और यदि सब साथ में नहीं है तो अकेला आदमी कैसे सरवाइव करेगा? इसलिए जो लोग यूरोप में, अमेरिका में रहते हैं, वह हस्बैंड को भी काम करना है, वाइफ को भी काम करना है, और वो दोनों जब थके थकाए शाम को आएंगे तो दोनों ही जब स्ट्रेस्ड हैं तो रिलैक्स कौन होगा? आके उन्हें रसोई भी बनाना है, आके उन्हें बर्तन भी साफ करना है, और दोनों को ही करना है। तो सारे ही आदमी सारे ही काम करेंगे, क्योंकि आदमी ही नहीं है तो लोड बढ़ जाएगा। और जहां पे परिवार में प्रेम होगा तो वहां कम से कम आप यदि आराम बीमार हो तो कोई आपको संभालने वाला तो होगा। एक बार एक परिवार के कुछ व्यक्ति आए थे मेरे पास, मुझे याद आ रहा है। उनका बेटा अमेरिका पढ़ रहा था। अमेरिका में पढ़ते पढ़ते चूंकि शुरू से हॉस्टल में था, अमेरिका पढ़ा, अमेरिका सेटल हो गया। वो बोलता है मम्मी पापा आप यहाँ आ जाओ, मैं तो इंडिया नहीं आ रहा। और ये कहानी बढ़ती जा रही है। जो बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजते हैं, शुरू से हॉस्टल, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब कुछ बाहर होगा, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आनी है। अब वो पूछते हैं कि हम वहाँ जाके क्या करें? बेटे की बहू तो दोनों जॉब पे चले जाएंगे, सुबह से शाम तक अकेले घर में बैठे रहो और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ सोशल लाइफ तो है ही नहीं। तो मैंने कहा यदि जाना है तो मुझे पूछा कि महाराज व्हाट डू यू सजेस्ट, शुड वी मूव टू यूएस और वी शुड स्टिल स्टे इन इंडिया? मैंने कहा देखो भाई, परिवार का आनंद तो भारत में ही है। यदि अमेरिका सेटल होना है तो अपने मामा, काका, चाचा, नाना, बुआ, फूफा, जितने भी रिलेटिव्स हैं सबको साथ ले जाओ। तो आराम बीमार शिमार में कोई मिलने वाला हो जाएगा। वहां बुखार हो गया तो कोई रोटी डालने वाला नहीं मिलेगा, जोमेटो स्विगी को भले ही बोलते रहो। यहां तो पता चलता है कि इसके परिवार में तकलीफ है तो उस शहर में रहने वाले 10 लोग टिफिन लेके आ जाते हैं, खाना बनाने आ जाते हैं। वो चीज वहां कहां है? जब वेस्ट के लोग इंडिया आते हैं और इंडिया की फैमिली को देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है और वो मिस करते हैं कि काश हमारे यहाँ पे भी ये फैमिली सिस्टम रह पाता। और इंडिया वाले वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके उस फैमिली को अलग रखना चाहते हैं कि हमारी अपनी प्राइवेसी है। प्राइवेसी मतलब मेरा रूम अलग है, मेरा मकान अलग है, मैं क्या कर रहा हूं, इट्स माई प्राइवेसी। तो प्राइवेसी के चक्कर में सब जन अलग अलग हो गए। आने वाले समय में तो ऐसा होगा, हस्बैंड का रूम अलग होगा, वाइफ का रूम भी अलग होगा, क्योंकि हमारी प्राइवेसी है। तो वो परिवार नहीं है, यूनिट है, यूनिटी नहीं है। तो जहां पे यूनिटी होती है वहां परिवार होता है। हम सब साधु साध्वियां एक स्थान में एक साथ रहते हैं, एक सिस्टम है। ऐसा नहीं कि 50 साधु साध्वियां एक मकान में ऐसे ही रहती हैं। हम लोगों का एक फैमिली चार्टर बना हुआ है कि जगह कैसे डिसाइड की जाएगी, गोचरी कैसे डिसाइड की जाएगी, हायरार्की क्या होगा, यदि आपस में डिस्प्यूट हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आप लोगों के फैमिली में तो कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या किसी की फैमिली में बना हुआ है कि यदि घर में झगड़ा होगा तो सॉल्यूशन कैसे होगा? शिल्पिन बना हुआ है ऐसा कोई सिस्टम? गौरव बना हुआ है ऐसा कोई सिस्टम? फैमिली में 10 मेंबर रहते हैं तो डिस्प्यूट तो होना ही होना है। हस्बैंड वाइफ में होता है तो 10 मेंबर में होना ही है, बट डिस्प्यूट के मैकेनिज्म का कोई सिस्टम नहीं है। तो जिस समय में झगड़ा नहीं हो
उस समय में ये ड्रॉ करना चाहिए कि झगड़ा होगा तो व्हाट कैन वी डू, व्हाट कांट वी डू। जब झगड़ा होगा तो हम बोलना बंद नहीं कर सकते। यदि साधुओं में झगड़ा हो जाए तो जब तक खमत खामना नहीं हो तब तक वो आहार पानी नहीं कर सकते। पक्षी का खमत खामना नहीं करे तब तक मुंह में पानी भी नहीं ले सकते। पहले रिजॉल्व करो। तो रिजोल्यूशन का तरीका होना चाहिए। हम लोग आहार के समय में साथ में बैठते हैं, साथ में आहार करते हैं, प्रतिक्रमण के समय में साथ में बैठते हैं, आचार्य प्रवर के पास में समय समय पे संगोष्ठियां होती है। तो उससे क्या कि एक दूसरों के साथ में कम्युनिकेशन है। घरों में देखते हैं तो कम्युनिकेशन का अभाव हो गया। खाना खाने का पहला सिस्टम यह था कि एक साथ सबका खाना बनता था, सनसेट के आसपास सब आ जाते थे, सब खाना खा करके उसके बाद इतनी लाइटें भी नहीं होती थी, ऑफिस भी रात को नहीं चलती थी, तो सब बाहर चौक में जेंट्स बैठ जाते और लेडीज अपनी बैठ जाती और अपनी अपनी कम्युनिकेशन एंड टोलियां होती थी। अब तो खाने का टाइम भी डिफरेंट है। जब आओ गैस जलाओ, 2 फुलका बनाओ, गैस बंद करो, काम खत्म। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद दूसरा मेंबर आएगा, खाना खाएगा, गैस जलाओ, फुलका बनाओ, खाना खाओ, चलो। फिर तीसरा मेंबर आएगा तो साथ बैठ के खाने का सिस्टम खत्म, आपस में मिलने का सिस्टम खत्म, बच्चों के साथ रहने का सिस्टम खत्म। और इस सिस्टम खत्म होने के बाद में नाउ व्हाट दे आर डूइंग कि अब सैटरडे को आउटिंग करते हैं। हर शनिवार की शाम को बाहर जाएंगे, घर में खाना नहीं बनाएंगे। क्यों? फैमिली गेट टुगेदर, बच्चों के साथ समय बिताने के लिए। एम आई राइट? सैटरडे की शाम हो गई ना, पहले संडे की शाम होती थी, आजकल सैटरडे की शाम है ताकि संडे को लेट उठ सके। संडे को यदि लेट करेंगे तो मंडे को लेट उठ नहीं सकते, स्कूल भी जाना है और ऑफिस भी जानी है, तो सैटरडे नाइट हो गई। तो कितनी मजे की बात है कि प्रॉब्लम तो है फैमिली इश्यू और जा रहे हैं घर छोड़ के, इसलिए कि 5 दिन हम साथ नहीं रह सकते तो एक टाइम तो साथ रहो। सो इट इज अ 1 डे वीक फैमिली। सप्ताह में 1 दिन परिवार है, 5 दिन तुम तुम्हारे हम हमारे, यही सिस्टम है। बच्चों के साथ में बाप खाना नहीं खाता। पुराने जमाने में तो एक थाली में बैठ के खाना खाते थे, तो खाना खाते तो खाना ही नहीं खाते थे, उसके साथ में 10 चीजें और शेयर हो जाती थी। तो अब तो वो पूरा सिस्टम टूट गया। और यदि डाइनिंग पे सैटरडे को चले भी गए तो वहां सब टेबल पे अपने अपने मोबाइल में बिजी है, तो फैमिली गेट टुगेदर हुआ कहां? अभी कई परिवारों ने एक सिस्टम बना दिया कि शाम को खाना साथ में खाना है और अपना मोबाइल मम्मी के रूम में रख के आओ, पास में रख ही नहीं सकते खाने के समय। खाने के समय में सिर्फ परिवार का समय है, ऐसे अनेक परिवारों में शुरू हुआ है। तो ऐसे यदि चीजें होती है तो आपस का सौहार्द बढ़ता है, सौहार्द बढ़ेगा तो आपस में प्रेम से रहेंगे, झगड़ा कम होगा, झगड़ा कम होगा तो सारी चीजें ठीक होगी। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे कि शाम के समय में परिवार को अरहत वंदना साथ में करनी चाहिए। 10 मिनट लगता है, 10 मिनट सब परिवार वाले एक साथ बैठ करके हमने एक भावभीनी वंदना, अरहत वंदना का संगान किया। उसके बाद में 5 मिनट फैमिली से रिलेटेड कोई भी इश्यू डिस्कस करना है तो किया, दैट्स ऑल। उसके बाद अपने अपने जाओ। तो परिवार में कम्युनिकेशन बना रहेगा। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो संसार पक्ष से मम्मी हर संडे को पूरी फैमिली को एक साथ सामायिक कराती थी। नियम था, जितने भाई बहन हैं, 6 बहन 2 भाई, 8 लोगों की फैमिली थी, तो सब जन मम्मी के पास एक साथ बैठते, जितने भी भाई बहन घर पे हो, और सबको सामायिक करना जरूरी है। तब 1 घंटा परिवार का गेट टुगेदर है और जिसमें वो उन्हें धर्म के बारे में, गुरु के बारे में, कर्म के बारे में, अच्छे संस्कारों के बारे में बताते हैं। तो परिवार में सौहार्द तो अपने आप बढ़ जाता है। तो परिवार यदि साथ में बैठेगा तो वो दूसरे के हित को अपना हित मानेगा, अपने हित में सबका हित मानेगा। मेरा प्रॉफिट नहीं, मेरे प्रॉफिट में सबका प्रॉफिट है, सबके प्रॉफिट में ही मेरा प्रॉफिट है। तो फैमिली की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो जहां जनरेशन गैप है वहां एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। छोटा बड़े को समझे, बड़ा छोटे को समझे, एक दूसरे को समझेंगे तो परिवार बढ़ेगा। छोटा बड़े को सुने, बड़ा छोटे को सुने तो परिवार बढ़ेगा।
प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैंने जो बोला वही ठीक है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। बच्चा समझता है कि सारा नॉलेज तो मुझे ही है, पापा तो कुछ जानते ही नहीं है, ही डोंट नो इवन अबाउट चैट जीपीटी। और बाप देखता है कि ये मोबाइल से केवल ज्ञान ले रहा है, इसको अनुभव क्या है। तो दोनों को एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि दोनों की साइकोलॉजी डिफरेंट है। पहले जो एक जनरेशन 30 साल बाद चेंज होती थी, वो जनरेशन आज 10 साल में ही चेंज हो रही है। मतलब आपका जो पोता है वो आपसे 2 जनरेशन आगे नहीं है, वो आपसे 4 जनरेशन आगे हो गया। वो 1 सेकेंड में आपको सारी चीज बता सकता है जिसको सोचने के लिए आपको टाइम लगता है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन सिस्टम पूरा बदल गया, उनके बिहेवियर का सिस्टम बदल गया। तो उन सारे सिचुएशन में यदि आपस में एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट रहेगा, रेस्पेक्ट का अर्थ ये नहीं है कि बड़ा छोटे को कहने का अधिकार भूल जाए। कन्हैयालाल जी पटावरी कई बार कहा करते हैं कि ये जिस दिन बाप अपने बेटे को थप्पड़ मारने का अधिकार खो देता है, उस दिन वो बाप नहीं रहता। इतनी गंभीर बात है कि बाप को वो हक है, क्योंकि बाप ने उसको बनाया है। यदि मेरे ग्रुप लीडर मुझे डांट ही नहीं सकते तो मैं उच्छृंखल हो जाऊंगा। तो मुझे हक है कि मैं मेरे से छोटे संतों को गलती पे डांट सकता हूं। मेरी गलती पे मेरे से बड़े संत मुझे डांट सकते हैं, वो ओलंबा दे सकते हैं, और वो जब ओलंबा देंगे तो मेरा कर्तव्य है तहत गलती हुई ध्यान रखने का भाव है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे क्यों कह रहे हो। तो ये विनम्रता के संस्कार डे 1 से सिखाए जाते हैं कि बड़े संत बिना गलती भी कहे तो बोलो कि तहत ध्यान रखने का भाव है। हो सकता है कि आधे घंटे बाद उनको जाके बता देना कि मुनिश्री ऐसी बात नहीं थी, बात ऐसी थी, आपको शायद ऐसे ध्यान में आया होगा, हो सकता है मेरी गलती हो, फिर भी मैं आगे से ध्यान रखता हूं, मेरे ध्यान में तो मेरी नहीं है, फिर भी हो सकता है मेरी हो। आग्रह भी नहीं कि मैं जो सोचता हूं वो ही सही है। इस सेम चीज को आप अपनी फैमिली में अडॉप्ट करके देखो। अभी लोगों ने क्या कर लिया कि बेटा क्या कर रहा है मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। वो शाम को यदि ड्रिंक करके भी आ रहा है तो बाप की हिम्मत नहीं है उसे बोल दे कि बेटा तू पिया कैसे। बच्चे अब नहीं मानते महाराज, क्या कर सकते हैं, कुछ ज्यादा बोलो तो फिर घर से अलग हो जाएंगे। तो जिस दिन बाप मजबूर हो जाता है तो कन्हैयालाल जी कहते हैं उस दिन वो बाप नहीं रहता। फिर तो ठीक है, दोनों एक होटल में एक तरीके से साथ में रह रहे हैं। तो परिवार का अर्थ ये होता है कि एक दूसरे को हम कह भी सकें और एक दूसरे को सह भी सकें। आचार्य श्री फरमाते हैं कि सहना चाहिए, शांति से कहना चाहिए और साथ में रहना चाहिए। एक दूसरे को सहना चाहिए, मौके पे कहना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। तो ये जब एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है तो वो परिवार परिवार होता है। और जिस दिन कोई प्रॉब्लम हो उस दिन नहीं कह सकते। वो जब गोष्ठी है फैमिली की, उस समय में ये डिस्कस होना चाहिए और बच्चों को डे 1 से ये संस्कार दिए जाएं कि ऐसी सिचुएशन होती है, देन दिट इज ओनली अ फैमिली। तो उस समय में वो चीज़ ठीक होती है। जैसे हम हमारे छोटे संतों को संस्कार देते हैं, हमें हमारे बड़े संतों ने संस्कार दिया जनरेशन टू जनरेशन, इसी तरीके से ये संस्कार पास ऑन होने चाहिए। यदि हम सिर्फ पैसा आगे की पीढ़ी को दें और संस्कार नहीं दें तो आधी अधूरी विरासत छोड़ेंगे। तो संस्कार भी यदि साथ साथ में इम्पार्ट करते जाएं तो हमारी फैमिली एक अच्छी फैमिली हो सकेगी। तो चूंकि फैमिली बहुत बड़ी होती है और ख़ास तौर से इंडिया की फैमिली तो और बड़ी होती है, केवल फ्लैट में रहने वाले फैमिली मेंबर नहीं होते, यहाँ तो मामा भी होता है, मासी भी होती है, बुआ भी होती है, चाचा भी होते हैं, बड़े पापा भी होते हैं, नाना होते हैं, दादा होते हैं, उनके भाई की फैमिली भी होती है, फिर उतने ही परिवार ससुराल वाले होते हैं। तो एक फैमिली में मिनिमम 50 से 100 मेंबर होते हैं। ये वेस्ट वाली फैमिली नहीं है कि मम्मी पापा से भी मतलब नहीं है या माँ बाप हैं तो हैं, मामा मासी तो है ही नहीं क्योंकि सभी के एक ही बच्चे हैं। तो हो सकता है कि आने वाली फैमिली छोटी हो, बट अभी तक तो फैमिली बड़ी है और इस फैमिली में सबको सबसे मतलब है।
मुझे मेरी फैमिली से नहीं, मेरे मामा के बेटे की बहन ने क्या किया उससे भी मतलब है, उसने क्या किया इसके डिस्कशन मासी के बेटे के साथ करना है। तो ये सब जो चीजें होती है तो वो फैमिली में कॉम्प्लेक्स पैदा करती है। तो हमें कहा जाता है कि कहीं कोई डिस्कशन है तो आपस में एक दूसरे से करो या फिर जो ग्रुप लीडर है उसको बताओ। तो उन्हीं चीजों को फैमिली में अडॉप्ट किया जाए तो पैशून्य पर परिवाद अभ्याख्यान के पाप से बच जाएंगे, परिवार में धर्म टिकेगा, और धर्म टिकेगा तो परिवार में सौहार्द होगा, परिवार में सौहार्द होगा तो धर्म, धर्म है तो परिवार में सौहार्द। ये एक लंबा टॉपिक है, हो सकता है इस पे मैं 1-2 डायलॉग और भी ले लूं, इतने पॉइंट्स हो सकते हैं, बट नटशेल में मैंने इस पे डिस्कस किया। और अगेन इस पे मैंने कुछ सालों पहले भी 3 टॉपिक लिए थे, जिसका टॉपिक था परिवार में सुखी परिवार कैसे हो, दूसरा टॉपिक था पेरेंटिंग मतलब बच्चों के साथ में बिहेवियर कैसा हो, और तीसरा था वृद्ध जनों के साथ कैसे रहें मतलब एल्डर्स के साथ कैसे रहें। तो तीनों लिंक के साथ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, उन्हीं सबको समराइज करते हुए आज का डिस्कशन किया। तो अब वापस उस गीत की 2 लाइनों के साथ मैं मेरे वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। हिल मिल कर के बड़े प्रेम से रहना ही परिवार है, एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है, एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है, हिल मिल कर के बड़े प्रेम से। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। मुनि श्री, आपने अभी फरमाया था कि आपस में मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद होना नहीं चाहिए, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि परिवार में या दोस्तों के बीच कोई चीज़ मतभेद से चालू होती है लेकिन बढ़ते बढ़ते वो कब मनभेद में बदल जाती है, आपस में कलह पैदा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मतभेद होना नहीं चाहिए, मतभेद हो सकता है। पहला तो ये करेक्शन, होना चाहिए तो कंपल्सन है। मतभेद हो सकता है क्योंकि सबके मत अलग हैं, वो मनभेद में कन्वर्ट क्यों नहीं हो, इसके पीछे का सॉल्यूशन है अनेकांत। कि जैसे जितना देखने का नजरिया मेरा सही है वैसे ही दूसरे के सोचने का अपना एंगल है। एग्जाम्पल कि मैं सोच रहा हूं कि ये काम ऐसे होना चाहिए, और मेरे से जो बड़े संत हैं जो 70s या 80s के हैं उनका सोचना है कि ऐसा नहीं हो, ये ठीक नहीं है। तो मेरा अपना दृष्टिकोण है, उनका अपना है, पर मुझे पता है कि उनके दृष्टिकोण के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उनकी साइकोलॉजी, उनका अनुभव, उनका देखने का तौर तरीका। उनको पता है कि मेरे पीछे का तरीका कारण क्या है, कि ये एक अलग एजुकेशन से आए हुए बच्चे हैं, उनका तरीका अलग है, उनकी रहन सहन अलग है, सोच अलग है। तो उनके अकॉर्डिंग ये सही है, इनके अकॉर्डिंग ये सही है, और सही अपनी जगह दोनों होता है। किसी एंगल से कोई, किसी एंगल से कोई। तो हम दूसरे वालों के एंगल को समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं वो सही की बजाय इस एंगल से मेरी ये बात सही लगती है, तो फिर क्या होगा कि मैं नहीं हूं, वो एक नजरिया है। तो जहां पे 2 नजरिए को देखेंगे तो मतभेद होगा, मनभेद नहीं होगा। मुनिवर, मेरा एक जिज्ञासा है, जब भी हम परिवार में आपस में डिस्कस करते हैं तो जाने अनजाने में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन, जो बच्चे लोग होते हैं या बड़े, कंपैरिजन बड़े के साथ भी कर लेते हैं कि ये अंकल अच्छे, वो अंकल अच्छे, बच्चे लोग के भी साथ में कर लेते हैं। तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरीके का है। जब सब अलग है तो एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन का तो लंबा चौड़ा कुछ है ही नहीं। और वो कंपैरिजन हर चीज से शुरू होता है। उसकी बुआ ही उसे सिखाती है, बोले सबसे अच्छी बुआ कौन सी है, बोलो मैं ही हूं। तो मतलब बाकी सब क्या है? सबसे अच्छे अंकल कौन है, जो चॉकलेट देते हैं, तो वो सबसे अच्छा है, तो बाकी क्या है? तो ये कंपैरिजन नहीं हो। और दूसरा, खास तौर से बच्चों का कंपैरिजन तो बिल्कुल ही ना करें। हम हमेशा बच्चों का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ करते हैं, चाहे वो उसका दोस्त हो या आपके दोस्त का बेटा हो
या आपके भाई का बेटा हो या आपकी मासी का बेटा हो, देख वो इतना होशियार हो गया, तू यही है, वो इतना पढ़ लेता है, तेरे मार्क्स नहीं आए, वो सब कुछ करता है, तू घर पे। एक कंपैरिजन हमेशा करते हैं। और वो मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक बाप ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, जब जवाहरलाल नेहरू तेरी उम्र में पढ़ते थे ना तो अपने क्लास में फर्स्ट आए थे। तो बेटे ने कहा पापा, जब वो आपकी उम्र के थे तो प्रधानमंत्री बन गए थे। कंपैरिजन क्या है? नेहरू जी का कंपैरिजन आप बच्चे के साथ कर रहे हो, बच्चा वो नेहरू जी का कंपैरिजन बाप के साथ कर रहा है। बोले कहाँ वो रह गए, कहाँ आप रह गए। सो नो कंपैरिजन। उनका बैकग्राउंड अलग है, इसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी साइकोलॉजी अलग है, इसकी साइकोलॉजी अलग है, उसके दिमाग की क्षमता अलग है, इसके दिमाग की क्षमता अलग है। कोई अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, कोई अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है। तो कंपैरिजन नहीं है। तो कंपेयर न करके जिसकी जो पोटेंसी है उसको केवल पुश करें कि इसका ये काम बहुत अच्छा है, उसमें बढ़ो, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा डेवलप कर पाएगा। मथुरवंदा में एक प्रश्न है कि ये सब बातें जो आप कह रहे हैं ये हमें कभी मतलब पता भी है या बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, बट हमेशा हम इस बातों को अप्लाई करने में हिचक होती है या हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वो क्यों होता है? और इन चीज़ों को अप्लाई करने का कोई मैनुअल है कि पहले ये करना चाहिए, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, किस तरह इन चीज़ों को अप्लाई किया जाए? क्योंकि बातें तो बहुत सुनी है और बाहर भी बहुत मतलब पढ़ते हैं, कहीं ये बातें परिवार के बारे में अक्सर बातें की जाती है हर जगह पे, बट एप्लीकेशन में हम सब फेल हैं। तो वो फेलियर का कारण क्या और उसको किस तरह मतलब सक्सेस में लाया जाए? राइट। ऐसा है कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन तो आज दुनिया में भरी है, और कुछ नहीं है तो गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी अपने आप में इतने हैं कि लिख दीजिए हार्मनी इन फैमिली, 50 पॉइंट आ जाएंगे। सो सही है। और जानते भी हैं सब कि चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए, सहना चाहिए, बट असर नहीं होता। तो वापस क्यों बोल रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितना बार बार सुनेंगे तो कोई एक चीज़ दिमाग पे स्ट्राइक कर जाएगी। तो एक चीज़ भी यदि ठीक होती गई हर बार, एक एक चीज़, एक एक चीज़, एक एक चीज़, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। नंबर 1। तो जहाँ पे भी इस तरीके के वर्कशॉप या लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करते रहो। नंबर 2, फैमिली के साथ बैठ के इनको सुनो। तो हो सकता है कि फैमिली के डिस्कशन में कोई एक पॉइंट आएगा, बोलेगा यार ये बात तो ठीक है, अपने कर सकते हैं, अच्छा ठीक है, शाम को खाना तो साथ खा सकते हैं। कोई बोलेगा कि अच्छा ये कर सकते हैं कि शाम को अपने अरतवंदना साथ करेंगे। कोई बोलेगा अच्छा ये कर लेते हैं कि अपने कम से कम एक रूल्स बना लेते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ें हो सकती है जो फैमिली साथ में बैठेगी। संवाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ साथ में बैठें और वो ये देखें कि मेरा परिवार कहाँ है और एक आइडियल फैमिली के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। खुद की फैमिली का खुद ड्रॉ कर लो कि ये चीज़ें एक आइडियल फैमिली में होनी चाहिए। सब जन अपने अपने पॉइंट्स दो। उसमें भी ऐसा नहीं हो कि पार्शियलिटी हो, मैं ये पॉइंट डलवा दूं ताकि सासू का ये कट जाए, सास सोचे ये डलवा दूं कि बहू रोज प्रणाम करे आकर के तो फैमिली अच्छी होगी, वो नहीं, सिर्फ परिवार के लिए न्यूट्रल। तो मुझे लगता है कि वो चार्टर ड्रॉ करने के बाद उसको 1 वीक के लिए अप्लाई किया जाए, लॉन्ग नहीं, 1 सप्ताह हम इसको फॉलो करेंगे। 1 सप्ताह बाद में रिव्यू मीटिंग होगी, उस रिव्यू के बाद में 1 महीना फॉलो करेंगे, फिर अगेन रिव्यू होगी और एवरी मंथ देयर विल बी अ रिव्यू मीटिंग। जहाँ लगा चेंज करना है चेंज किया। आचार्य श्री हम लोगों के लिए बहुत सी बार रूल्स बनाते हैं तो सभी संतों को बुलाते हैं, बुला करके सबसे डिस्कस करते हैं, सबकी ओपिनियन लेते हैं और उसके बाद में एक रूल फिक्स कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा कोई मेजर शिफ्ट होता है रूल में, तो आचार्य श्री तो बहुत ही ज्ञानी है, उनको पता है व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, तो बोलते हैं एक बार तुम लोग 7 दिन करके देखो। तो अब 7 दिन के लिए तो कोई अपोज नहीं करेगा कि नहीं गुरुदेव हो नहीं सकता। बोलते हैं अच्छा ठीक है 7 दिन तो कैसे ही कर लेंगे। और जब 7 दिन कर लिया तो प्लस माइनस पता चल गया, या तो गुरुदेव बोलेंगे ठीक है इसको कैंसिल, या बोलेंगे कि देखो 7 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसे एक बार चालू रखते हैं। तो इस तरीके से कुछ चार्टर को टाइम बिंग अडॉप्ट कर सकते हैं, फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो शायद सॉल्यूशन निकल जाए। लास्ट क्वेश्चन मथेन वंदा में तो मेरा ये सवाल है, आपने एक सजेशन दिया था कि
रेजोल्यूशन का मेथड बना लीजिए, डिस्प्यूट अगर हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि अवॉइड नहीं हो सकते, बहुत बार होते ही है, तो उस रूल को बनाने का, मेथोडोलॉजी को बनाने का क्या सही समय है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसमें? उसका सही समय वो है जिस समय में कन्फ्लिक्ट नहीं हो। जैसे हम लोग गए थे दिलीप जी वैद की फैक्ट्री में जयपुर, तो उन्होंने बताया कि उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज पार्टनरशिप में है, और पार्टनरशिप भी मोस्टली फैमिली मेंबर्स के साथ है। आदमी डरता है फैमिली मेंबर्स के साथ बिजनेस करने में, क्योंकि झगड़ा होता है तो या तो व्यापार जाता है या परिवार जाता है, दो में से एक चीज़ तो जाती है। बट उन्होंने बहुत स्मार्टली एक अच्छी चीज़ की जो बताया था मुझे, कि उन्होंने कहा कि हम एंट्री करने से पहले एग्जिट प्लान डिसाइड करते हैं कि जब अलग होंगे तब कैसे होंगे। सो व्हाट विल बी आवर एग्जिट प्लान, वो पहले डिसाइड करो, फिर बिजनेस साथ में शुरू होगा। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कन्फ्लिक्ट में कभी नहीं हो सकता। जब प्रेम से है तब बनाना चाहिए कि यदि कन्फ्लिक्ट होगा, इफ नहीं हो, बट यदि हो जाए तो उसमें ये काम हमें करना है, ये नहीं करना है। जैसे बहुत से परिवार ने बना रखा है कि यदि आपस में झगड़ा भी हो जाए पर एक दूसरे से बोलना बंद नहीं कर सकते, यदि झगड़ा भी हो जाए पर खाना साथ में ही खाना होगा, इट मीन्स कि उनको 4 बार तो मिलना ही पड़ेगा। तो यदि साथ में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो बर्फ पिघलेगी पिघलेगी। तो ऐसे चार्टर सारे जिस समय में कन्फ्लिक्ट नहीं हो तब बना देना चाहिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है। ओम अर्हं। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी विष्णु नाम, गुणोलोक सुमिरन किया सर अचिंत्या।